देयर शुड बी लॉज। अभी देखो लॉज चेंज होने चाहिए कि सिर्फ माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट नहीं करना, सारी कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट करना, चाहे माइनॉरिटी मेजॉरिटी कोई बात ही नहीं, किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं अलाउड होनी चाहिए, चाहे वो मेजॉरिटी हो माइनॉरिटी हो, उसकी बात ही नहीं। सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, ये तो तभी तो रिस्पेक्ट होगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो हम कहते हैं। जो हमारे कंट्री पर इन्फ्लुएंस हो रहा है सोशल मीडिया का और मेन स्ट्रीम मीडिया का और टेक्स्ट बुक्स का और जो लीगल कोर्ट्स का, सरकारी, ये सारे इन्फ्लुएंस है। सोशल मीडिया तो नया इन्फ्लुएंस है, पर ऐसे इन्फ्लुएंस तो पहले भी आ रहे थे। अब ये इनको बचाने, इनसे बचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक तरह की टेक्नोलॉजी है जिससे जो पहले 50 लोग करते थे, अब एक आदमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा उसकी इंटेलिजेंस बढ़ रही है, ज़्यादा वो मल्टीप्लाई करके उसका इफ़ेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। जो सोशल मीडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही आपको सेंसर किया जा रहा है, कौन किसको अलाउ करेंगे, कौन से पोस्ट को बैन कर देंगे, किसको शैडो बैन कर देंगे, किसको प्लेटफॉर्म से निकाल देंगे, किसको बूस्ट करेंगे, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है। कोई इंसान बैठ के खुद नहीं कर रहा, क्योंकि इतनी वॉल्यूम आ रही है कि वो मैन्युअली ह्यूमन बीइंग तो कर नहीं पाएंगे, वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहा है। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स हैं, ये किसने बनाए, कौन ट्रेनिंग दे रहा है? जैसे चैट जीपीटी का तरह की चीज़ें हैं, इसमें कौन ट्रेनिंग दे रहा है और किस दृष्टि से ट्रेनिंग दे रहा है? यदि ये इंडियन प्रो इंडिया, प्रो भारत दृष्टि हो, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इन चीज़ों को काउंटर कर सकते हैं। हमारे अपने प्लेटफॉर्म हो, हमारे कंट्री ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सर्च इंजन और चैट जीपीटी जैसी चीज़ें निकाली होती, हमारे हाथ में होता, तो हम उसको ट्रेन करके, अपनी भाषाओं में ट्रेन करके, अपनी दृष्टि से, अपने विचार से ट्रेन करके उनको यूज़ कर सकते थे इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए। सूरज येंगडे, जिसके बारे में मैंने पहले कहा था, उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को कहना शुरू कर दिया है कि आप इंडियन फैमिली को छोड़ो, ब्रेकअप इंडियन फैमिली। वो कह रहे हैं जो इंडियन फैमिली है प्रॉब्लम है, आपको दबा के रखा हुआ है, आपके माँ बाप ने दबा के रखा हुआ है, उसको छोड़ो। आई हैव वीडियो और ही इज गिविंग दिस लेक्चर टू इंडियन स्टूडेंट्स, और इंडियन स्टूडेंट्स को ये सिखाया जा रहा है कि इंडियन फैमिली लाइफ इज़ ए नेगेटिव थिंग। द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज ने अनाउंस किया है कि बाय 2030 पंजाब में सिख लोग, नंबर ऑफ सिख गोइंग टू चर्च विल बी मोर देन गोइंग टू गुरुद्वारा। मैंने कहा विद इन द नेक्स्ट 7 years, 6, 7, 8 years, आपके पंजाब में ज़्यादा लोग चर्च जाएंगे, कम लोग गुरुद्वारे में जाएंगे। और जब हमने पहली बुक निकाली ब्रेकिंग इंडिया, तो उसमें हमने नंबर 1 प्रपोजल निकाली कि ये जितने भी फॉरेन फंडेड NGOs हैं, फॉरेन फंडिंग आती है क्रिश्चियनिटी की कन्वर्ट करने की, मार तोड़ की, लोगों को पिटाई करने की, ऑल काइंड ऑफ वायलेंस की आती है, तो ये FCRA जो लॉ है उसको चेंज कर देना चाहिए। तो काफ़ी देर लगी, लेकिन वो FCRA लॉ चेंज हो गया है। अब ये गवर्नमेंट इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोल ला रही है, तो आई एम हैप्पी कुछ इम्पैक्ट हुआ। दूसरा, ये जो बुक है बैटल फॉर संस्कृत, ये बुक हमने इसलिए निकाली क्योंकि जो आदि शंकरा के जो मठ हैं, उनमें से जो बहुत टॉप मठ है श्रृंगेरी मठ, उनका कोलैबोरेशन कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ हो गया था, MOU हो गई थी। और इंडियन जो बहुत हाई नेटवर्थ लोग हैं न्यूयॉर्क में, उन्होंने पैसा दिया था कि वहाँ पर चेयर शुरू करेंगे, एकेडमिक चेयर, और फिर बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी चेयर्स लगाएंगे। जो आदि शंकरा की चेयर्स होगी, आदि शंकरा का वही सिखाएंगे। और वो लोग मार्क्सिस्ट थे जिनको ये चेयर दे रहे थे, उससे तो हमारा बहुत ही प्रॉब्लम होना था। आदि शंकरा की सारी जो हिस्ट्री है गलत होनी थी, फिलॉसफी गलत होनी थी, उनका जो इंटरप्रिटेशन है वो बिल्कुल मार्क्सिस्ट हो जाना था। तो इसीलिए हमने ये पुस्तक निकली, और ये 400-500 पेज की पुस्तक है। इसके कारण, इसके द्वारा हमने श्रृंगेरी के शंकराचार्य को कन्विंस कर दिया कि ये जो MOU है इसको कैंसिल कर दो। उन्होंने, काफ़ी लोगों ने हमारे को गालियाँ दी, कितने लोगों ने हमको अटैक किया, लेकिन शंकराचार्य ने हमको सपोर्ट करके ये कैंसिल कर दिया। ये भी हमारा इम्पैक्ट हो गया। नमस्ते सर, मेरा नाम सौरभ है। तो हमारे संस्कृति में जितना महत्व शास्त्रों का है उतना ही शस्त्रों का है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
कि जब हम ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस को वैचारिक तौर पर पराजित करेंगे तो या क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो शस्त्रों पर उतर आए, और अगर ऐसा होता है तो हमें इसके लिए कैसे तैयार रहना चाहिए? आपने बिल्कुल कहा, ठीक कहा। ये इंटेलेक्चुअल भी है और ये फिजिकल भी वेपन्स हैं। जो भी हमको अभी हमने सुबह बताया था कि हमारी शशि थरूर से काफ़ी बहस रहती है, ही डज़ नॉट वांट टू फेस पब्लिकली, लेकिन वो कहते हैं कि हिंदुज़म में ये सोशल पब्लिक थॉट नहीं होती, ये अग्रेसिवनेस नहीं होती, लेकिन होती है। जितने भी हमारे देवा देवी हैं उनमें शस्त्र तो होते हैं कि नहीं होते? हर एक के होते हैं। तो क्यों होते हैं? और इतिहास में भी कृष्ण भगवान आए, महाभारत युद्ध हुआ, पॉलिटिकल एक्टिविज़म हुई, मिलिट्री एक्टिविज़म हुई, भगवान राम आए, उन्होंने वो भी तभी हुआ। तो ये तो है हमारे धर्म में। तो ये हमको अंग्रेज़ों ने सिखाया कि इन लोगों को पैसिव बना दो ताकि ज़्यादा लड़ाई वड़ाई ना करें। तो उन्होंने उपनिषद का जो मोक्ष ज्ञान था, मोक्ष पुरुषार्थ है, लेकिन अर्थ भी है, काम भी है, धर्म भी है। जो धर्म है मतलब अधर्म को लड़ना है, धर्म को अधर्म से लड़ना है, यही तो इतिहास में है। तो ये भी ज्ञान है हमारा, अर्थ भी ज्ञान है। अर्थ के बिना तो हम अमीर होंगे नहीं, हम गरीब बन जाएंगे। तो हमको कोई कहेगा अर्थ छोड़ो और काम छोड़ो, तो हमको डिज़ायर, प्लेजर, आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, म्यूज़िक, ये सब कुछ भी अलाउड है, ये सब कुछ ठीक है। अब जो संन्यास में है उसके लिए मोक्ष धर्म इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो स्टूडेंट है उसके लिए अर्थ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उसके लिए धर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न स्टडी। फिर जब वो व्यवहारिक लाइफ में आता है, फैमिली आती है, मैरिज होती है, बच्चे होते हैं, तो फिर उसको अलाउड है अर्थ एंड काम, धार्मिक तरीके से, गलत तरीके से नहीं, ठीक तरीके से अलाउड है। तो ये जो गलत फहमियाँ हैं कि सबको मोक्ष ही सिखाओ, तो वो तो जो सन्यासी है और जो एक तो ब्राह्मण है और दूसरी बात वो सन्यासी बन गया है, उसके लिए है वो ठीक। पर उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो तो गृहस्थ में हैं, तो उनके लिए थोड़ा ठीक है। अब मैं सन्यासी हूँ तो मेरे को जो सीखा है वो मेरे लिए है, पर जो मैंने आपको सिखाना है वो आपके लिए होना चाहिए। तो ये बात गलत है कि सबको हिंदुइज्म इक्वल्स, फॉरगेट दिस वर्ल्ड, इस दुनिया को छोड़ो और बाकी बात करो। हाँ, वो ऐसी बात नहीं है, आपको प्रैक्टिकल भी करना है। आखिर क्यों इतनी मेडिसिन में तरक्की क्यों की? क्योंकि प्रैक्टिकल था, लोगों की हेल्प करनी है। यदि हम सब लोग कहते ये सब मिथ्या माया है, इसको छोड़ो, तो फिर मेडिसिन का क्या फ़ायदा था? मेटलर्जी का क्या फ़ायदा था? मैथमेटिक्स का क्या फ़ायदा था? एस्ट्रोनॉमी का क्या फ़ायदा था? ये सारे कुछ जो चीज़ें हमारे ऋषियों ने निकाली, इनका क्या फ़ायदा था? इनका यही फ़ायदा था कि लोगों को आगे तरक्की हो, विकास हो। तो इसलिए वी कैनॉट से कि हिंदू धर्म डज नॉट बिलीव इन प्रैक्टिकल, डज नॉट बिलीव इन डिफेंस, डज नॉट बिलीव इन मिलिट्री। इट डज बिलीव इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पूछे। Namaste sir, my name is Manish. So this kind of ideological decision can be done when the material needs of the people are fulfilled. However, you have taken this work in the hand only after your material needs were fulfilled. But the 70% of the people in India are still living in the rural area. Many of them are still below the poverty line. The basic necessities of them are still not fulfilled. So how will you inculcate the supremacy of Indian civilization into their mind and into their life? क्या बात है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन। आई लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये मुझे कह रहे हैं कि मैंने पहले तो पैसा कमाया, मटेरियल नीड्स अपनी पूरी की। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और जब मैं सेटल हो गया तब फिर मैंने कहा कि पैसा होना चाहिए पर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब अब मेरे पास है जितना ज़रूरत है, तो अब मैं वापस करूँगा सोसाइटी को और आगे कुछ काम करूँगा, और पैसा मैंने नहीं बनाना। ये मैंने 30 साल पहले वायदा किया था, ठीक है ना। तो आप ये कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 70% जो लोग हैं वो उनकी ये हालत नहीं आई, तो वो कैसे करेंगे? अब देखिए, ये इसका आंसर काफ़ी डिटेल में है, पर थोड़ी सा मैं बताऊँगा। पहली बात तो ये है कि इंडिया में काफ़ी लोग हैं जो बिलियनियर बन चुके हैं, बिलियनियर। उनके पास तो ज़रूरत से कितने 100 टाइम ज़्यादा पैसा है।
वो उनको ये जागृति होनी चाहिए कि अब आप लोग सोसाइटी के लिए कुछ करो। वो नहीं कर रहे, वो आगे अपने लिए एक और करते जा रहे हैं, कोई एंड नहीं है उनके लिए। तो एक तो ये बात है ना, ये तो आप कह सकते हैं ना कि प्रेशर होना चाहिए कि हम उन लोगों को क्यों ऊपर चढ़ाते हैं कि आप लोग बहुत ही ग्रेट हो। क्या ग्रेट है? उन्होंने कंज्यूमर को खिला पिलाकर, कंज्यूमर को यूज़ कर कर पैसा बनाया, और ये जो पैसे अपनी जेब में डाल रखे हैं और कुछ फॉरेन कंट्री में भी ले जाते हैं और अपने मौज करते हैं, तो उसमें कोई इलीगल बात नहीं है। पर धर्म की बात ये है कि उनको सोसाइटी के लिए ज़्यादा कुछ करना चाहिए, वो नहीं कर रहे, ये तो बात है ना। लेकिन जो उस स्थिति पे नहीं पहुँचे, जो अभी स्टिल मे बी वो टॉप 10% में नहीं है, पर मिडिल में जो हैं, जो मिडिल में हैं आजकल के ज़माने में, उनका काफ़ी अच्छा हाल हो गया है। जो छोटे मोटे दुकानदार भी हैं, छोटी फैक्ट्री है, वो करोड़ों में है, हज़ारों में नहीं है, करोड़ों में है। लाखों करोड़ों में नहीं है, हज़ारों करोड़ों में नहीं है, पर कुछ उनके 2, 4, 5, 10, 15, 20 करोड़ मिलते रहते हैं। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, उनको तो करना चाहिए ना मिलकर। वो भी नहीं कर रहे, वो भी आगे बढ़ी जा रहे हैं, आगे बढ़ी जा रहे हैं। अच्छा, फिर उनसे नीचे जो आप लोग हैं, वो उनका हाल ठीक नहीं है, बिल्कुल आप कह रहे हैं, और उनको हम सबको सहायता करनी चाहिए। और उनको भी सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग करनी चाहिए, ताकि अपने बच्चों को पाल सके, ताकि खाना पीना कर सके। ठीक बात है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम कि आप छोड़ छूट के ये काम करना शुरू कर दो। ठीक बात है, मैं मानता हूँ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारी संस्कृति है, उसका आपको फ़ायदा हो सकता है आपकी लाइफ में, सेहत के लिए। मन मेडिटेशन से आगे तेज़ चलता है। मेडिटेशन से आप जुड़ेंगे तो उससे आपका दिमाग तेज़ होगा, आपकी स्कॉलरशिप अच्छी होगी, पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, जॉब अच्छी होगी। सो वो संस्कृति सिर्फ अपनी शान के लिए नहीं है, वो अपने विकास के लिए है, हमारे डेवलपमेंट के लिए, सेहत के लिए भी। एक तो ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो अंग्रेज़ी के कारण हम अपनी संस्कृति से अलग चले गए। अब देखो, जापान में कोई नर्स बने तो जापानीज़ में नर्सिंग का कोर्स होता है, इंग्लिश में नहीं होता। जो कोई सर्जन बने, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करे, वो भी जापानीज़ में होता है। चाइना में चाइनीज़ में होता है, फ्रांस में फ्रेंच में होता है। तो इंडिया में अपनी भाषा में क्यों नहीं हो सकता? अब इसलिए क्योंकि जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो एग्ज़ाम्स है, वो सब अंग्रेज़ी में हैं। आपको नर्स बनना है तो उसमें अंग्रेज़ी की क्या बात है? आपको किसी गांव में काम करना है तो नर्स शुड नॉट बी हैविंग टू लर्न इंग्लिश, इट शुड नॉट बी रिक्वायर्ड। इंजीनियर को पहले जो थे इंजीनियर, जो हमारे काम करते थे टेक्नोलॉजी में, तो उनको जो टेक्निकल वर्कर थे, अभी कोरिया में जो टेक्निकल वर्कर हैं वो कोरियन में सीखते हैं, जापान में जापानीज़ में सीखते हैं। इंडिया में क्योंकि सारा कुछ वो ट्रेनिंग इंग्लिश में होती है, इसीलिए वो संस्कृति से अलग हैं। और 70-80% जो हमारे काम करने लायक हैं लोग, वो इंटरनेशनल कंपटीशन में नहीं आ सकते, उनका प्रोडक्ट इंटरनेशनली नहीं आ सकता, क्योंकि उनको अलाउ ही नहीं किया जाता। जो मल्टीनेशनल है, बड़ी कंपनीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट देती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए वो सिर्फ अंग्रेज़ी लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देती है। जो MSMEs हैं, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो अंग्रेजियत में उनको फोर्स किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है आप इंग्लिश सीखो तो इसका मतलब आगे प्रोग्रेस करोगे। ये भाषा की बहुत बड़ी बात है। और देखिए, वकालत जो वकील है, उसको अंग्रेज़ी में ही केस लॉज पढ़ते हैं, क्योंकि जो भी कचहरी में जो भी केस वगैरह का रूलिंग होती है, जजमेंट होता है, उसका जो जजमेंट होता है, वो जो केस लॉ होता है, वो इंग्लिश में छपता है। तो यदि मैं लॉयर हूँ और मेरे को अंग्रेज़ी ना आए तो मेरे को पता नहीं होगा कि क्या क्या लॉज, क्या क्या ये केसेस बने हैं, क्या जजमेंट्स हैं, मेरे को बारे में नहीं पता होगा। जो जजमेंट के बारे में पुस्तकें बुक्स निकलती हैं, ज़्यादातर वो इंग्लिश में होती हैं। सो ये हमको इंग्लिश लैंग्वेज से ये जो प्रोफेशन है, लीगल प्रोफेशन है, नर्सिंग प्रोफेशन है, मेडिकल प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग प्रोफेशन है, तरह तरह के जो प्रोफेशनल जॉब्स हैं, इनको लोग अपनी लैंग्वेजेस में, मराठी में, हिंदी में, तरह तरह की लैंग्वेजेस में पुस्तकें निकलें, ट्रेनिंग निकले और इनमें जॉब्स हों, तो लोग हमारे अपनी संस्कृति से जो जुड़े हुए हैं वो भी आगे जा सकेंगे। अब लोगों को चॉइस ये है, आपने आगे बढ़ना है तो आप अपनी भाषा छोड़ के अंग्रेज़ी सीखें,
यदि आपने अपनी कल्चर में रहना है तो आपको इतनी बड़ी जॉब नहीं मिलेगी। तो ये प्रॉब्लम हमारे है। अभी 75 ईयर्स हो चुके हैं, अभी तक भी हमारे कंट्री में गवर्नमेंट ने ये जो प्रोफेशन है, जो जॉब्स हैं, इनको लोकल इंडियन लैंग्वेजेस में नहीं लेकर आए। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये आप मानते हैं ना, ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो काफ़ी सारे लोग हैं जो बड़े आम आदमी हैं, वो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और वो भी आगे बढ़ सकेंगे, तो फ़ायदा रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। Namaskar sir, my name is Varada and I'm first year BLLB student. I just wanted to ask you, you mentioned in your previous videos like reverse discrimination. In today's time, especially in government colleges, we face reverse discrimination by our professors itself. We see on their faces like they're so much biased and they judge by our caste. So they judge so-called upper caste by their caste. So, and in government colleges all the power is very much concentrated in the hands of professors, including you. Many Indic scholars are now mentioning to apply intellectual kshatriya dharma in your life. So we being students, should we apply intellectual kshatriya dharma and be vocal and spoil our academic record now, or we'll just wait to become actual professional practice? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल भी बात करनी चाहिए। आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए प्रोफेसर के अच्छे नंबर आने चाहिए। आपको प्रोफेसर फेल कर देगा, आपको कैंसिल कर देगा, तो फिर आप आगे कैसे जाएंगे? तो ये प्रॉब्लम बहुत है। अब ये गवर्नमेंट ने इन प्रोफेसर्स को ठीक नहीं किया और नए तरह के प्रोफेसर नहीं लाए। मैं हर बार इंडिया आता हूँ, कहता हूँ कि क्यों नहीं लाए? वाइस चांसलर से नीचे लेकर जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं वैसे लाने चाहिए। जो विदेश से सीख कर आए हैं वो कम होने चाहिए। उनकी भी वैल्यू है, हमको पूर्व पक्ष करना है कि बाकी लोग कैसे उनकी सोच है, बट उनको इतना अधिकार नहीं होना चाहिए, इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि वो आपको बाकियों को दबा के रखें। और ये जो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, इससे तो देश टूट जाएगा। ये तो बिल्कुल टूटने की बात है। ये तो होना, इसके तो देश में भी लॉज, अभी देखो लॉज चेंज होने चाहिए कि सिर्फ माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट नहीं करना, सारी कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट करना, चाहे माइनॉरिटी मेजॉरिटी कोई बात ही नहीं। किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं अलाउड होनी चाहिए, चाहे वो मेजॉरिटी हो माइनॉरिटी हो, उसकी बात ही नहीं। सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। ये तो तभी तो रिस्पेक्ट होगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो हम कहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आपने बताएं, ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। ये लॉज चेंज होने चाहिए, लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट उल्टी तरफ जा रहा है। हमारा सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़, वो उल्टी तरफ जा रहे हैं। वो हार्वर्ड से सीख कर आए हैं, उनके पिताजी भी वहीं से थे। वो हमको कह रहे हैं कि बर्थ बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ख़राब होती है, पर वो उनकी तो बर्थ बेस्ड ही तो है उनकी अपनी। आप भी, उनके पिताजी थे चीफ जस्टिस, अब बन रहे हैं, अब वो अपने बेटे को भी बना रहे हैं, और सारा कुछ हार्वर्ड हमेशा बोलते रहते हैं। तो वो तो ही इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रॉब्लम। हाँ, अब वो कहेंगे कि हमारे अगेंस्ट क्या कहते हैं इंडिया में, जो इफ़ यू आर एट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कुछ ऐसे हमारा लगा देंगे, क्या पता। बट द पॉइंट इज़ कि आई एम नॉट अपोजिंग यू ऑन अ पर्सनल एज अ ह्यूमन बीइंग। ही मे बी गुड ह्यूमन बीइंग, पर जो उनके पोजीशंस हैं, जो उनकी लीगल पॉस्चर है, दैट लीगल पॉस्चर इज़ बायस्ड अगेंस्ट आवर ओन पीपल। ये हमको करना चाहिए। सो ये तो गवर्नमेंट की जो होम मिनिस्ट्री है, लीगल लॉ मिनिस्ट्री है, एचआरडी मिनिस्ट्री को ये काम करना चाहिए। एचआरडी मिनिस्ट्री ने इतने साल हो गए एनसीईआरटी की बुक्स नहीं चेंज की और नए प्रोफेसर्स नहीं पैदा किए। अब ये तो प्रॉब्लम है ना। सो दिस इज़, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई डोंट हैव एन आंसर, बट आई सिंपथाइज जो आपका प्रॉब्लम है। Namaste, sir. So my question to you is, so as we know that in Western culture there is tremendous liberty, where no individual is accountable for most of his activities done, and the same values have been inculcated in the Indian youths as well, because of which the cultural values are declining, and the glamour presented by Westerners through social media is the matter of concern. How to overcome them? Because I feel like we are pushed in such atmosphere because of which the culture is deteriorated, and which results in compromising the principles of varnashram dharma and also others. जो हमारे कंट्री पर इन्फ्लुएंस हो रहा है सोशल मीडिया का और मेन स्ट्रीम मीडिया का और टेक्स्ट बुक्स का और जो लीगल कोर्ट्स का, सरकारी, ये सारे इन्फ्लुएंस है। सोशल मीडिया तो नया इन्फ्लुएंस है, पर ऐसे इन्फ्लुएंस तो पहले भी आ रहे थे।
अब ये इनको बचाने इनसे बचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक तरह की टेक्नोलॉजी है जिससे जो पहले 50 लोग करते थे, अब एक आदमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा उसकी इंटेलिजेंस बढ़ रही है, ज़्यादा वो मल्टीप्लाई करके उसका इफ़ेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। जो सोशल मीडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही आपको सेंसर किया जा रहा है, कौन किसको अलाउ करेंगे, कौन से पोस्ट को बैन कर देंगे, किसको शैडो बैन कर देंगे, किसको प्लेटफॉर्म से निकाल देंगे, किसको बूस्ट करेंगे, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है। कोई इंसान बैठ के खुद नहीं कर रहा, क्योंकि इतनी वॉल्यूम आ रही है कि वो मैन्युअली ह्यूमन बीइंग तो कर नहीं पाएंगे, वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहा है। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स हैं, ये किसने बनाए, कौन ट्रेनिंग दे रहा है? जैसे चैट जीपीटी का तरह की चीज़ें हैं, इसमें कौन ट्रेनिंग दे रहा है और किस दृष्टि से ट्रेनिंग दे रहा है? यदि ये प्रो इंडिया, प्रो भारत दृष्टि हो, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इन चीज़ों को काउंटर कर सकते हैं। हमारे अपने प्लेटफॉर्म हो, हमारे कंट्री ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सर्च इंजन और चैट जीपीटी जैसी चीज़ें निकाली होती, हमारे हाथ में होता, तो हम उसको ट्रेन करके, अपनी भाषाओं में ट्रेन करके, अपनी दृष्टि से, अपने विचार से ट्रेन करके उनको यूज़ कर सकते थे इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए। लेकिन हमने ये चीज़ें नहीं बनाई, ये चीज़ हम बाहर से ला रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है, उनको हम बूस्ट कर रहे हैं, उनका पैसा भी ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा अमीर बन रहे हैं और उनमें पावर भी ज़्यादा आ रही है। सो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सोशल मीडिया है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है आजकल। पहले नहीं था, पर अब ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही चलता है। ये सोशल मीडिया जो है, इससे हमको नुकसान इसलिए होगा कि हमारे कंट्रोल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। हम ये विदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं, और जितना भी सोशल मीडिया है ये विदेशी सोशल मीडिया है। ये बाकी जो बाहर रहते हैं लोग, उनके हाथ में है कि इसको हम बैन करेंगे, इसको हम नहीं बैन करेंगे, ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, ये ऐसे बोलेगा तो ठीक है, वैसे बोलेगा तो ठीक नहीं है। ये उनके हाथ में हमारी जो थिंकिंग है, हम फ्री थिंकिंग नहीं रहे, हम गुलामी बन रहे हैं, हम ये एल्गोरिथम के गुलाम बन गए हैं। इसको कहते हैं एल्गोरिथमिक कॉलोनाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉलोनाइजेशन, ये भी एक तरह की कॉलोनाइजेशन है। तो इसके द्वारा हम सोशल मीडिया जो है ना, वो भी उनके हाथों में ही है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल करेगा वो सोशल मीडिया कंट्रोल करेगा, और जो सोशल मीडिया कंट्रोल करेगा वो सब लोगों की साइकोलॉजी, थिंकिंग, इमोशंस वो कंट्रोल करेगा, और उस कंट्रोल के द्वारा वो उनको कॉलोनाइज भी कर सकता है, दबा भी कर सकता है, उनको आपस में लड़ाई भी करवा सकता है, ये सब कुछ करवा सकता है। तो जो आपने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये तो जो हमारे कंट्री में पॉलिसी कर रहे हैं गवर्नमेंट वाले, नीति आयोग वाले, और जो ये इतने बिलियनर्स हैं जिनके पास काफ़ी धन है, दे हैव टू इन्वेस्ट, उनको इन्वेस्ट करना है हमारे प्लेटफॉर्म्स में, तब हम इसको काउंटर कर सकेंगे। Namaste, sir. It's a privilege to be here. My name is Vivek Katalkar. I am corporate HR manager in Reliance Retail. Previously, I was working as a consultant in Deloitte. I am alumnus of Tata Institute of Social Science, Mumbai. So we are actually I belong to the tier 1 school in the HR fraternity. So as an HR, we are facing twofold problem. The first fold problem is that you have mentioned about the caste related courses that is provided in the corporates, and second is the related to artificial intelligence. Now, the Microsoft has actually launched the enterprise tools that would be using the ChatGPT's large language models, and also if you provide the access to the corporate data, we are facing two kind of problem, and I want your guidance or answer how we counter that specific problem. The first one is related to the caste related corporate trainings that being implied across the different corporate sectors, and second is the artificial intelligence models, which is based on flawed and problematic text, and second is that it will have access to the internal data of the corporate, which will determine the talent supply chain, the leadership assessment, the performance management. So it will going to be problematic if we use that particularly. So how we safeguard them? एक तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, दोनों प्रॉब्लम। कास्ट, वो अमेरिकन आके कास्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं और अमेरिकन सर्टिफिकेट दे रहे हैं, डाइवर्सिटी, एक्विटी, इंक्लूजन, DEI ऑफिसर। ये हर एक कंपनी को ऑफिसर ऐसा लगाना है HR डिपार्टमेंट में, और उसका सर्टिफिकेट वहाँ से आएगा, ट्रेनिंग वहाँ से आएगी,
और वो लोग फैसला करेंगे कि हर एक कॉर्पोरेट में क्या क्या पॉलिसी होनी चाहिए। ये बहुत डेंजरस चीज़ है, क्योंकि हमारी सोसाइटी वो नहीं जानते, और जो उनकी जानकारी है वो ठीक नहीं है, और उनके जो इरादा है वो भी ठीक नहीं है। तो हमारे को अपने ही DEI ऑफिसर्स बनाने, उनके नहीं। ये तो आप बहुत ठीक कह रही है। तो इसके लिए ही हमने ये टूल किट निकाला है, दिस टूल किट। आई वुड लाइक कि आप HR डिपार्टमेंट्स को ये दें, आप भी पढ़ें, इनको दें, और कहीं कि इसमें उसका जवाब दिया हुआ है कि जो आप डाइवर्सिटी, एक्विटी, इंक्लूजन, सोशल जस्टिस वाले लोगों को तैयार कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। हमारी संस्कृति से वो नहीं जुड़े हुए हैं, वो विदेशी हैं, और ये हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई बात है। हाउ टू ब्रिंग सोशल जस्टिस हमारी तरीके से, हमको अपने तरीके से निकालना है सोशल जस्टिस, ये हमने इसलिए सिखाया। दूसरा पॉइंट ये जो है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स ले आए हैं, और वो यहाँ कह रहे हैं कि हम आपकी कंपनी का सारा डेटा हमको दे दो और हम उसको एनालाइज करेंगे, सारी आपकी सप्लाई चेन, आपको सारा क्या एफिशिएंसी है, क्या है। तो वो एक तरह की जासूसी है, वो सारी जो आपकी नो हाउ है, नॉलेज है, वो सब ले रहे हैं। आज ही चाइना के प्रेसिडेंट जी ने अनाउंस किया है कि जो भी ये अमेरिकन कंसल्टिंग कंपनीज हैं, आप डिलॉयट में थे, जितने भी अमेरिकन कंसल्टिंग कंपनीज हैं, ऑडिट कंपनीज हैं, ये हमारा डेटा निकाल रही हैं अपने फ़ायदे के लिए। इनको चाइनीज़ कंपनीज़ को अमेरिकन कंसल्टेंट्स और अमेरिकन ये जो AI वाली बात है उनको नहीं आने देना चाहिए, हमको अपना ही निकालना है। ये आज ही खबर आई है, ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि चाइना ने कहा है अपनी बड़ी कंपनीज़ को कि ये जो भी अमेरिकन कंपनीज़ यहाँ आती हैं, हमारा डेटा लेके जाती हैं, ये एक तरह का हमारा डेटा चोरी कर रही है, और इससे उनको इंटेलिजेंस गैदरिंग है कि हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, क्या प्रोडक्शन है, क्या कमी है, क्या है। तो उसके साथ वो हमको इंटरवेंशन कर सकती हैं, हमको रुकावट हो सकती है, हमको ब्लॉक कर सकते हैं, और जो भी हमारी खूबियाँ हैं वो सीख रहे हैं, हमारी खूबियाँ सीख रहे हैं। अब ये तो बिल्कुल ठीक है, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, कई बिल गेट्स फाउंडेशन जो है, गेट्स फाउंडेशन, वो सारी वर्ल्ड में जो फार्मर्स हैं सारा उनका डेटा निकाल रही है, जेनेटिक डेटा, सीड्स है, सीड्स का जो नॉलेज है, DNA वो निकाल रही है, क्योंकि जो फ्यूचर है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे जेनेटिक्स को और कंप्यूटर साइंस को मिलाकर नई तरह की चीज़ें निकल रही हैं। वो उसके लिए जो नॉलेज चाहिए वो सारा कैप्चर करी सारी वर्ल्ड में। सो उन्होंने कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में ऐसा प्रोग्राम शुरू किया है कि वो किसानों को कहते हैं कि हम तुमको हेल्प कर रहे हैं, तुम गरीब हो, हम तुमको हेल्प कर रहे हैं, तुम्हारे ये सारी मेजरमेंट करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, सेंसर्स हैं, कैमराज हैं, ये सब कुछ है, और इससे हम आपको एडवाइस देंगे कि अब फसल ऐसी होनी चाहिए, अब ये वाला सीड होना चाहिए, इतना पानी होना चाहिए, और वो हम मेजर करते जाएंगे। एक्चुअली वो जो कर रहे हैं वो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे आप जब चैट GPT को फीडबैक देते हैं तो आप चैट GPT को ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप चैट GPT को सिखा रहे हैं कि पूना के लोग, महाराष्ट्र के लोग, उनकी थिंकिंग क्या है, उनकी वैल्यूज़ क्या है, उनके कौन से देवता हैं, कौन से पॉलिटिकल आइकॉन्स हैं, कैसे उनके पॉलिटिकल थिंकिंग है, सोशल थिंकिंग है, अलग अलग तरह के लोगों की क्या है, आप उनको सिखा रहे हैं अपने बारे में। ये डेंजरस बात है। ये मतलब जो आपका अपोनेंट है उसको आप अपने बारे में सिखा रहे हैं, और तो वो आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो ये इसी तरह से गेट्स फाउंडेशन है, चाइनीज़ लोग भी हैं, ये अफ्रीका में जाके बहुत काम ऐसा कर रहे हैं, डेटा गैदरिंग, डेटा माइनिंग ये करते जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपको हम हेल्प करेंगे, लेकिन वो डेटा माइनिंग कर रहे हैं। अब इंडिया में इस बुक में हमने एक चैप्टर 22 सारा चैप्टर है ओमीदियार नेटवर्क, एक ईरानियन नेम है ओमीदियार। तो ये अमेरिका में बिलियनियर है। आपने सुना होगा सोरस के बारे में, जॉर्ज सोरस के बारे में, यहाँ पर काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम है, लेकिन जॉर्ज सोरस तो बहुत बुरा हो गया है और है बिलियनियर, और उसका इरादा इंडिया के अगेंस्ट है। वो बात ऐसी नहीं है, वो नई बात नहीं है। ये ओमीदियार नया आदमी है, ये यंग आदमी है, बहुत यंग आदमी है। उसकी नेटवर्थ है मोर देन $20 बिलियन। जॉर्ज सोरस से कहाँ ज़्यादा। तो वो इंडिया में लगा हुआ है, उसके $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। 200 कंपनीज उसने शुरू की हैं, स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी में। वो सब डेटा माइनिंग कर रही है, सब वो इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रही है, और सब वो कह रही है हम सोशल जस्टिस लाएंगे इंडिया में यंग टेक्नोक्रेट्स को सोशल जस्टिस सिखाएंगे अपने बारे में, अपनी तरह की सोशल जस्टिस सिखा रहे हैं।
उसके आप लिंक्डइन में जाओ, ओमिदियार नेटवर्क को आप फॉलो करो, ओमिदियार नेटवर्क। हमारी बुक में उसका पूरा चैप्टर है, पूरा 50 पेज का चैप्टर है, वो पढ़ो। तो ये हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि इनके ऊपर निगाह रखो, ऐसे लोग हैं। तो जो आपने कहा बिल्कुल ठीक ही कहा। आई वुड लाइक टू, इफ़ यू कॉन्टैक्ट मी प्राइवेटली बाई ईमेल, आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी आउट इन दिस, क्योंकि आपकी जो बैकग्राउंड है ना, आप हमें हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू जी। There is a question from the balcony. It's written and definitely a deep question. Sir, you talked about Vedic social sciences. Vedic family culture should be known, or live-in relationship, contract relationship will be controlled. सो ये जो वैदिक सोशल साइंसेज है, उसमें राष्ट्र के बारे में भी है, उसमें फैमिली के बारे में भी है। और ये जो वेस्टर्न सोशल साइंसेज है, उसमें वेस्टर्न थॉट है, वेस्टर्न आइडिया है। अब ये सूरज येंगडे, जिसके बारे में मैंने पहले कहा था, उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को कहना शुरू कर दिया है कि आप इंडियन फैमिली को छोड़ो, ब्रेकअप इंडियन फैमिली। वो कह रहे हैं जो इंडियन फैमिली है प्रॉब्लम है, आपको दबा के रखा हुआ है, आपके माँ बाप ने दबा के रखा हुआ है, उसको छोड़ो। आई हैव वीडियो, ही इज गिविंग दिस लेक्चर टू इंडियन स्टूडेंट्स, और इंडियन स्टूडेंट्स को ये सिखाया जा रहा है कि इंडियन फैमिली लाइफ इज़ ए नेगेटिव थिंग। तो ये तो प्रॉब्लम है ना हमारी। अब ये तो सरकार थ्रू एजुकेशन, NCERT, UPSC, बाकी पॉलिसीज़ के साथ वो सोशल जस्टिस का नया रूप निकाल सकती है, वेद से जुड़ा हुआ कर सकते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन जो फैमिली लाइफ है, वो तो आपकी फैमिली की बात है ना, वो तो गवर्नमेंट नहीं कर सकेगी ना, वो तो आप ही को करना चाहिए। तो ये जो फैमिली लाइफ की बात है, इसमें प्रॉब्लम हमारी इसलिए हो रही है क्योंकि माँ बाप भी अब वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, मीडिया इन्फ्लुएंस है, नेटफ्लिक्स, बॉलीवुड, ये सब इन्फ्लुएंस जो हैं, ये भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए नहीं हैं जैसे पहले थे। The next one also is a critical one. Part of it had come up in our morning discussion. Sure, it is worth continuing. Sir, do you think Khalistan menace is the latest frontier India should be fighting, but we are being just reactive and not proactive? Also, what forces are behind this menace and what should be done? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, अब मैं कुछ महीने पहले कनाडा गया, ये स्नेक्स इन द गंगा की टूर पर, और वहाँ पर ट्रक्स के जो खालिस्तानी लोग, ट्रक्स के पीछे साइड पर उन्होंने खालिस्तान के स्लोगन लगाए हुए थे, और हाईवे पर ट्रक लगा देते थे। एक तरह का होर्डिंग समझो, ट्रक के साथ जो लिखा हुआ है, एक तरह की होर्डिंग बन गई। इतना बड़ा ट्रक है, उसके ऊपर पेंट किया हुआ है। कोई कानून नहीं कि आप पेंट नहीं कर सकते, आपके अपने ट्रक पे जो भी पेंट करना चाहें। पॉलिटिकल मैसेजेस, एंटी इंडिया, खालिस्तानी मैसेजेस थी। तो मैंने काफ़ी पूछा कि क्या है, क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। मैंने एक नई बात सीखी विच आई वांट टू टेल यू, बिकॉज आई थिंक इंडिया में लोग शायद नहीं जानते ये। आई वाज टोल्ड कि देखो, ये जो एक क्रिटिकल रेस थियोरी जो है, जिसके बारे में ये बुक है स्नेक्स इन द गंगा, उसमें एक कैटेगरी है प्रोटेक्टेड कैटेगरीज, प्रोटेक्टेड कम्युनिटीज़। मतलब जो कम्युनिटी ऑप्रेस्ड है, जिसको दबा के रखा है, जो ब्लैक्स हैं, नेटिव अमेरिकन्स हैं, इस तरह के, उनको प्रोटेक्टेड कैटेगरी कहा जाता है। प्रोटेक्ट मतलब वो सारी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना है, उनके अगेंस्ट करना मुश्किल है कोई, और उनके कुछ स्पेशल राइट्स हैं, वो प्रोटेक्टेड हैं, ये लॉज हैं। अब ये कनाडा में उन्होंने, खालिस्तानीज़ ने पंजाब के जो जाट हैं उनको प्रोटेक्टेड कम्युनिटी बना दिया, लीगल राइट, लीगल लॉबी करके कि हमारे पंजाब में हमारे अगेंस्ट वो प्रूव करना होता है। जैसे रोहिंगास को कर दिया है, तिब्बतन्स को अलाउ कर दिया कि तुम प्रोटेक्टेड कैटेगरी हो। प्रोटेक्टेड कैटेगरी बनने के पहले डिबेट होती है पार्लियामेंट में, और कि ये जो कैटेगरी है, ये कम्युनिटी है, किसी कंट्री में है, ये इनकी लाइफ डेंजर में है। उनको प्रूव करना पड़ता है कि हमारी लाइफ डेंजर में है। तो इसके लिए हमारे लिए स्पेशल इमिग्रेशन कोटा होना चाहिए। एक रेफ्यूजी कोटा होता है जो आपको जल्दी से इमिग्रेशन मिल जाती है। वो रेफ्यूजी कोटा में जल्दी से इमिग्रेशन इसलिए मिलती है कि आपकी जो लाइफ है वो डेंजर में है, खतरे में है, तो क्योंकि आप प्रोटेक्टेड कैटेगरी के हो।
तो कोई रोहिंग्याज है उनके लिए स्पेशल कोटा है, कोई तिब्बतन है उसके लिए स्पेशल कोटा है। तो अब खालिस्तानियों ने पंजाब के जो जाट हैं उनको लिए स्पेशल कोटा बनवा लिया कि हमको भी रेफ्यूजी स्टेटस बनना चाहिए। अब ये जो ब्रेक थ्रू हुई, इंडियन गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए था उस वक्त तो नहीं किया। ये तो अब तो कैटेगरी, अब तो बड़ी इट्स टू लेट। अब तो लॉ बन गया कनाडा में कि खाली ये जो पंजाब में इनके अगेंस्ट किया जा रहा है, इनकी लाइफ डेंजर में है। अब ये एक धंधा बन गया कि वहाँ पर लॉयर जो हैं वो एडवर्टाइज करते हैं कि इफ़ यू आर फ्रॉम पंजाब एंड यू आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और आपकी लाइफ डेंजर में है तो $10,000 $20,000 ऐसे फीस लेते हैं, अच्छी तकड़ी फीस लेते हैं, हम तुम्हारे को रेफ्यूजी स्टेटस फटाफट दे देंगे। तो कितने लोग कनाडा जाना चाहते हैं? तो कनाडा जाने का जो नॉर्मल तरीका है तो कई साल लग जाएंगे, आपको लाइन में लगना पड़ेगा। यदि आप लाइन के आगे जाना चाहते हैं तो आपको ये कहना पड़ेगा कि मेरे को तो मार पिटाई हो रही है, मेरे को ये किया वो किया, हमारे विलेज में ये क्या हो रहा है, डेंजर हो रहा है। हाँ, तो ये खालिस्तानी स्कैम है एक तरह का। खालिस्तानी लोग जो हैं वो पंजाब से अपने लोग ला रहे हैं, उनको पहले प्रूव करना पड़ता है कि हमारी लाइफ डेंजर में है, तो वो कोई गलत कोई एफिडेविट दे देते हैं और कैनेडियन गवर्नमेंट उनको इमिग्रेशन दे देती है। तो ये एक तरह का इट एनकरेजेस पीपल टू बिकम टेररिस्ट्स, मतलब उनको एनकरेज किया जा रहा है कि आप अपने कंट्री के अगेंस्ट विटनेस दो, आप गवाही दो अपने कंट्री के अगेंस्ट कि मेरे को अब मेरी कंट्री में पंजाब में ऐसे हो रहा है, मेरी लाइफ डेंजर में है, तो फिर आपको जल्दी से वीज़ा मिल जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग कनाडा जा रहे हैं और वो जब आ जाते हैं, यंग लोग जब आ जाते हैं तो उनको खालिस्तानी लोग उनको स्पॉन्सर करके ला रहे हैं, इस तरीके से स्पॉन्सर करके ला रहे हैं, और जब वो आते हैं उनको अपने खालिस्तान मूवमेंट में ट्रेनिंग मिल जाती है। इसीलिए खालिस्तान मूवमेंट कनाडा में बढ़ रहा है। ये हर एक कंट्री में हो रहा है, पर मेरे को तो कनाडा के बारे में मालूम है। अब मैं कनाडा गया, मेरे को ये किसी ने कहा कि आप हमारे गुरुद्वारे आओ और पंजाबी में बात करो, तो इन लोगों से उनको समझाओ। मैंने कहा ठीक है, आ जाएंगे। तो मैंने शुरू ही की तो वो चिल्लाना शुरू कर दिया उन लोगों ने मेरे अगेंस्ट कि RSS ब्राह्मण, डाउन विद RSS ब्राह्मण। तो मैंने कहा एक तो मैं RSS का नहीं हूँ, दूसरा मैं ब्राह्मण भी नहीं हूँ। और फिर मैंने उनको कहा कि कितने हैं RSS में ब्राह्मण, तुमने पता है RSS के क्या, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ RSS? तो और चिल्लाए, तो मैं चुप करके आई वॉकड आउट। तो फिर जो होस्ट था, ही वाज वेरी इंटेलिजेंट सिख मैन, ही सेड नहीं आप वापस आओ। मैंने कहा मैं क्यों वापस आऊँ, बात ही नहीं सुन रहे, अपना चिल्ला रहे हैं ये वो। या तो मेरी ठीक है बहस करो, बेशक आराम से बहस करो, मैं भी आराम से बोल रहा हूँ, वो भी आराम से बोलेंगे, बहस करेंगे। तो ये इनमें इतनी अकल नहीं है, तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। तो ही सेज मैं लोगों को डांटूंगा। तो ही केम बैक एंड ही स्कोल्डेड दोज पीपल कि क्यों आप अब चुप बैठो, अब मैं उनसे बात करूंगा, इनकी बात सुनो। सो ही ब्रॉट मी बैक। तो मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू हैव Q&A विद यू, मैं भी क्वेश्चन पूछूंगा, आप भी क्वेश्चन पूछो। तो मैं पहले तो पूछना चाहता हूँ कि आप कह रहे हो कि ब्राह्मण्स हैव डिस्ट्रॉयड खालिस्तान, डिस्ट्रॉयड पंजाब, ये आपको प्रोपेगेंडा पता नहीं कहाँ से आया है। पर आप ये बताओ कि पंजाब में हैं कितने ब्राह्मण? पंजाब में कितने ब्राह्मण हैं? आपको जानते हो, किसी को जानते हो कोई ब्राह्मण? पंजाब में मोस्टली तो जाट हैं, कोई ब्राह्मण तो है नहीं, बहुत कम ब्राह्मण हैं। पंजाब में ज़्यादा क्षत्रियास है, जिसको खत्री कहते हैं। तो मैं तो चुप हो गए। मैंने कहा देखो पंजाब में जो प्रॉब्लम हो रही है, क्यों हो रही है, कौन कर रहा है? कोई कह सकता है, मुझे बता सकता है आपकी जो वहाँ पर गांव में प्रॉब्लम हो रही है, सोसाइटी में प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, पता है आपको बारे में? तो चुप हो गए। मैंने कहा नंबर 1 प्रॉब्लम है ड्रग्स हैं पंजाब में, सबसे ज़्यादा ड्रग्स है इंडिया में। तो जो 2-3 उनके बुजुर्ग लीडर थे वो कह रहे ठीक कह रहे हैं आप, पंजाब में ड्रग्स बहुत हैं। मैंने कहा जो आपके गांव में बर्बादी हो रही है, आपके जो यंग लोगों की बर्बादी हो रही है, कोई ब्राह्मण नहीं कर रहा, कोई RSS वाला नहीं कर रहा, ड्रग्स कर रही है। तो आपको पूछना चाहिए ड्रग्स कहाँ से आती है? पाकिस्तान से आती है। तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका प्रॉब्लम क्या है। मैंने कहा दूसरा प्रॉब्लम क्या है आपका, बताओ। तो चुप रहे। मैंने कहा क्रिश्चियन कन्वर्ट कर रहे हैं आपके लोगों को। पंजाब में लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रिश्चियन कन्वर्जन गोइंग ऑन पंजाब में आजकल। मैंने कहा जलंधर में सारी एशिया की बिगेस्ट चर्च बनाई जा रही है जलंधर में। तो 2-3 लोग तो कह रहे मैंने देखा हुआ है, ये वो फलाना, जलंधर में बहुत बड़ी है वो,
20-30 किलोमीटर दूर से आपको दिखाई देती है, इतनी बड़ी चर्च है। फिर मैंने कहा कि चर्च ने वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस जो इंटरनेशनल है, उन्होंने कहा है कि पंजाब इज़ द हॉटेस्ट मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस फॉर कन्वर्जन टुडे, मतलब सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कन्वर्जन पंजाब में हो रही है सारी वर्ल्ड में। मैंने कहा क्या सत्यानाश, तुम लोग ब्राह्मण को ब्लेम कर रहे हो, आरएसएस को ब्लेम कर रहे हो, तुम्हारे जो लीडर हैं वो या तो ड्रग्स में मिले हुए हैं और शायद वो कन्वर्जन के में भी मिले हुए हैं। जो आपके दो प्रॉब्लम है वो तो आप जानते ही नहीं। मैंने कहा वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज ने अनाउंस किया है कि बाय 2030 पंजाब में सिख लोग, नंबर ऑफ सिख गोइंग टू चर्च विल बी मोर देन गोइंग टू गुरुद्वारा। मैंने कहा विद इन द नेक्स्ट 7 years, 6, 7, 8 years आपके पंजाब में ज़्यादा लोग चर्च जाएंगे, कम लोग गुरुद्वारे में जाएंगे। ये तो आप मानते, ये तो उसके बारे में तो आप में अकल नहीं है। और आप ये खालिस्तान ये वो करके आरएसएस के अगेंस्ट, ब्राह्मण के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट, ये इंडिया वालों ने, ब्राह्मण वालों ने, आरएसएस वालों ने आपको क्रिश्चियन कन्वर्ट नहीं करवाया और नहीं आपको ड्रग्स दिए हैं। तो एकदम सारे लोग चुप हो गए, चुप। सो ऐसा जवाब देना चाहिए ना। तो मैंने जाके इंडियन हाई कमीशन वालों को कहा, मैंने बाकियों को कहा कि आप ऐसे क्यों नहीं बोलते। तो जैसे नहीं, ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। मतलब जवाब देना कॉन्ट्रोवर्शियल है तो हार जाना ठीक है। ये दिस इज आवर प्रॉब्लम ऑल्सो। वी हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन आंसरिंग बैक टू दीज पीपल। Namaste sir, my name is Amit Chauhan. My question is very simple. Indian society is very diverse and vibrant, then which is not very easy to understand. Then why only the few so-called intellectual just talked on that, not do the groundwork really? So and they get celebrated to the intellectual some communities also. So they are not love the motherland India, by the way. ठीक है, आपका कहना है कि इंडिया बहुत डाइवर्स सोसाइटी है। इंडिया सारी वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा डाइवर्स सोसाइटी है। हाँ, उसे समझना भी इतना आसान नहीं है। समझना भी आसान नहीं है और उनको ग्राउंड लेवल पर सीखना चाहिए। सीखे बिना वो बड़ी थ्योरीज बना रहे हैं। बड़ी थियरीज बना भी रहे हैं और उस बड़ी थियरीज को काफ़ी लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं टॉप लेवल में, जो खुद को इंटेलेक्चुअल समझते भी है। हाँ, अच्छा, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आपका क्वेश्चन मैं बताता हूँ, डिस्कस करता हूँ। देखिए, वो डाइवर्सिटी के नाम पर हमको अटैक कर रहे हैं, क्योंकि जो HR डिपार्टमेंट्स में डाइवर्सिटी ऑफिसर बनाया जा रहा है वो हमारे अगेंस्ट बनाया जा रहा है कि ये वेदास में हमको डाइवर्स नहीं बनाया, ये ऑप्रेस करके रखा है और ये माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट हैं, ये शूद्रास के अगेंस्ट हैं, ये वो ऐसे, इसको डाइवर्सिटी ऑफिसर कहा जाता है जो ऐसे काम कर रहा है। लेकिन व्हाट वी हैव टू टेल देम इज़ कि इंडिया इज़ द मोस्ट डाइवर्स सोसाइटी। वो कैसे बन गई इतनी डाइवर्स? और कभी अभी थोड़ा बनी है तो बहुत पहले हज़ारों साल से डाइवर्स है। ऑन अ वेरी बिग स्केल, बहुत बड़ी स्केल पे इंडिया इज़ डाइवर्स, और कितनी देर से, हज़ारों साल से डाइवर्स है। लैंग्वेज भी डाइवर्स है, लोगों के अलग अलग धर्म हैं, कितने तरह के वो उनके त्यौहार हैं, कैसे खाना पीने का है उनका सिस्टम, और क्या उनके बिलीव्स हैं, तरह तरह के देवा हैं, देवीज़ हैं, कितने मंदिर हैं, ऐसे तरह तरह की संस्थाएं हैं, परंपराएं हैं, सब कुछ है। ये इतनी डाइवर्सिटी किसी वर्ल्ड में कोई और कंट्री में नहीं है, इतने बड़े स्केल में जैसे इंडिया में है। और ये फिर डाइवर्सिटी कैसे आई? ये तो वैदिक कारण ही आई ना। ये वेदास हैव क्रिएटेड डाइवर्सिटी। आप वेदास को ये नहीं कह सकते वेदा इज अ प्रॉब्लम। वेदास के कारण ही ये इतनी डाइवर्सिटी आई, क्योंकि आपके जो इब्राहिमिक रिलीजन है, जहाँ बाइबल है, कुरान है, वो डाइवर्सिटी वहाँ नहीं रही, वो डाइवर्सिटी नहीं रही। आपने लोगों को मार पीट के, जो डिफरेंट थे, अलग थे, उन लोगों को ख़त्म कर दिया, दबा दिया, कन्वर्ट कर दिया, जो कुछ भी किया। डाइवर्सिटी आप नहीं सह सके। और जो इंडिया में डाइवर्सिटी है वो वेदाओं के कारण ही इतनी डाइवर्सिटी है। तो ये आपको पहचानना पड़ेगा, या आपको ये कोई और थ्योरी निकालनी पड़ेगी कि इंडिया में ऐसी डाइवर्सिटी हुई क्यों, कैसे हो सकती है। अब आप डाइवर्सिटी को चैम्पियन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, चीज़ बढ़ानी चाहिए। वो आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने तो खो दी, आपकी कंट्री में तो ख़त्म होगी डाइवर्सिटी, अब आप डाइवर्सिटी लाना चाहते हैं, तो हमारे से सीखिए, हमारे पास तो डाइवर्सिटी है। तो ये प्रॉब्लम, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमने इसने वर्ना जाति कास्ट में भी बहुत समझाया है कि वी आर दी बेस्ट सक्सेसफुल डाइवर्सिटी मॉडल ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन। सारी वर्ल्ड की सिविलाइजेशन में इंडियन सिविलाइजेशन जो है वेद से जुड़ी हुई है, वेद के कारण है,
वो सबसे डाइवर्स सिविलाइजेशन हमारा ही एक्सपीरियंस है। ये तो आप कहीं भी जाके कोई भी प्रूव नहीं कर सकता कि गलत बात है कि इतनी डाइवर्सिटी जो इंडिया में कहीं और नहीं है। Jai Shri Ram sir, my name is Suketu Dange, and my question is that today, in the recent times, decoloniality has been introduced in India through certain books by some Indic scholars, and I listened to one of your podcasts in which you said that you had some disagreements with decoloniality. Could you please explain what those disagreements are? See, decolonization is a well-established term. You don't need a new term, decoloniality. तो मेरे को मतलब I don't think you need to create a new terminology. एक किसी ने साउथ अमेरिका में निकाली थी बात, तो वो इंडिया में ला रहे हैं जैसे कोई नई चीज़ है। पॉइंट ये है कि जो आप नया टर्मिनोलॉजी निकालो, पुरानी चीज़ वो है, तो उसकी नई टर्मिनोलॉजी से लगता है कि कोई नई बात है, वैसे पुरानी बात ही है ना। तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन डीकोलोनियलिटी, पर यू डो नॉट नीड अनदर टर्म। नई टर्म की ज़रूरत ही नहीं है। ये वो उन्होंने बहुत बड़ी बात निकाली है कि हम डीकोलोनियलिटी निकाल रहे हैं, तो ये हमने बहुत कुछ ओरिजिनल बात निकाली है। बट जो काम कह रहे हैं, जो रियल पॉइंट कह रहे हैं, वो तो सेम चीज़ है जो डीकोलोनाइजेशन है। और डीकोलोनाइजेशन का पहले एक बहुत बड़ा चल रहा है, स्कॉलरशिप चल रहा है, उसको आप साइड में क्यों कर रहे हैं? मतलब डीकोलोनाइजेशन हो, डीकोलोनियलिटी हो, जो कुछ भी हो, पॉइंट ये है कि जो कॉलोनियल लोग थे उनका हमारे मन पर अभी तक दबाव है। यही बात है ना। उनकी संस्कृति, उनके कानून, उनके वातावरण, उनके जो इंडेक्स है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, उनके जो पॉलिसीज़ हैं और उनके जो विचार हैं, वो जो यूरोपियन वेस्टर्न जो विचार हैं, उसके पहले जो इस्लामिक थे वो भी कॉलोनाइज़र थे, इस्लामिक भी कॉलोनाइज़र थे, ऐसी बात नहीं। उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज ज़बरदस्ती लगाई, उन्होंने जजिया टैक्स लगाया, हाँ, उन्होंने क्या तोड़ फोड़ की, तो वो भी कॉलोनाइज़र थे, ऐसी बात नहीं। तो जो भी बाहर के लोग आए वो कॉलोनाइज़र हैं जिन्होंने यहाँ पर राज किया, और जो हमने उनका एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि ये लोग ऊँचे हैं, ये लोग अच्छे हो गए, हमारे फ़ायदे के लिए आए थे, उसको कॉलोनाइज्ड माइंड कहते हैं। वो मन कॉलोनाइज्ड है। आजकल भी हमारा मन कॉलोनाइज्ड है। और ये नेहरू की खूबी है कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो बनवाई, वो कॉन्स्टिट्यूशन वही थी जो ब्रिटिश ने 1935 में एक एक्ट निकाला था। वो एक्ट 90% उसी का कॉपी करके कॉन्स्टिट्यूशन बना दी। ये एक भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये वेद से जुड़ी हुई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये हमारे इथॉस ही डिफरेंट है। हमारे जो धर्म है उसमें राइट्स है पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नॉट कि मेरा राइट ये है, मेरा राइट वो है, मेरा राइट वो है। ये जो ह्यूमन राइट्स कहते हैं, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं कहते। वाई नॉट? हमारे धर्म में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, राइट्स भी हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टुवर्ड्स पेरेंट्स, टुवर्ड्स फैमिली, टुवर्ड्स नेचर, टुवर्ड्स एनिमल्स, टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। दे आर नॉट जस्ट राइट्स कि मेरी राइट तो ये है, वो कह रहे हैं मेरी राइट तो ये है, मेरी राइट कम होगी, आपकी राइट ज़्यादा है, मैं आपसे लड़ूंगा, तो उससे लड़ाई होती है। यदि आप राइट्स को छोड़कर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, देखिए, अब मैंने अपने बिजनेस छोड़ के अपना सब कुछ करके मैंने कहा मैं अपनी वापस करूँगा, आई विल हेल्प बैक माय सोसाइटी। भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अब मेरे को भगवान ने हेल्थ दी है, कुछ रिसोर्सेज दिए हैं, दिमाग दिया है, मैं बातचीत कर सकता हूँ, मैं बहस कर सकता हूँ, मैं लड़ने लायक हूँ, मेरे में क्षत्रियता है, तो मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके कारण मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कुछ करूँ। तो इक्वल मतलब आप पीपल शुड अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये जो इथॉस है, ये हमारा जो गलत इथॉस है कि राइट्स की बात है, ये कॉलोनाइज्ड है माइंड, ये कॉलोनाइज्ड माइंड है। आप इसको कॉलोनाइजेशन को, कॉलोनियलिटी को, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और उससे कोई सोल्यूशन, बीमारी जो है उसका आप नया नाम निकालो तो कोई इलाज थोड़ा हो जाएगा, उससे थोड़ा इलाज हो जाए। तो ये जो कई लोग इनको ये क्रिटिसाइज़ किया कि हमने डीकोलोनाइजेशन के ऊपर बहुत लिखा है, कई लोगों ने लिखा है, बहुत पहले से लिखा है। इन्होंने ये कोशिश की, नहीं ये तो गलत कह रहे हैं, डीकोलोनियलिटी होनी चाहिए, वो तो नया नाम है, पर बात तो वही निकली ना। तो आप नए नाम से पुराना जो नाम था उसकी जो कुछ भी कंटेंट है, स्कॉलरशिप है, रिसर्च है, उसको अलग तो नहीं कर सकते ना। तो यही बात थी। This program is also being telecast live.
and people are of course carefully watching it and sending their questions. So from among them, I'm happy to carefully just pick up one for everyone's attention and Rajiv ji to respond. He is saying, is there any place where perfect knowledge of Indian philosophy is taught? If there is, I wish I knew. हाँ, मेरे को ये लोग बहुत पूछते हैं कि परफेक्ट नॉलेज कहाँ पर है. अब आखिर देखो होनी तो चाहिए, बट आई विल से कि आई डोंट हैव परफेक्ट नॉलेज, पर जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया है अपनी लाइफ के लिए वो बहुत जगह जा के किया है. कई गुरुओं से कई जगह पढ़ लिख के, कुछ बहुत सारा अपने आप ही रीडिंग की है, बहुत अपने आप रीडिंग की है, बहुत लोगों से बहस करके सीखा है, अपनी मेडिटेशन से निकाला है, ये भी है. सो ये जो परफेक्ट नॉलेज है इसके लिए आपको आप ही अपनी खोज करनी पड़ेगी. बट लेकिन परफेक्ट वर्ड निकाल कर नॉलेज ऑफ इंडियन कई जगह हैं. परफेक्ट ना हो, पर ये मतलब नहीं कि आपको सिर्फ परफेक्ट ही बैट्समैन चाहिए, नहीं तो वो बैट्समैन बेकार होगा. कोई परफेक्ट बैट्समैन नहीं है, कोई परफेक्ट बॉलर नहीं है, कोई परफेक्ट इंसान नहीं है. सो जो परफेक्ट नॉलेज है वो तो मुश्किल ही मिलेगी, क्योंकि जो मिलेगी भी, सपोज़ आप कहो जी मैं शंकराचार्य श्रृंगेरी के पास जाके वेदांत सीखूंगा, वो तो उनको बहुत ज्ञान है, ठीक है, पर जिनको उस टॉपिक का ज्ञान है उनको शायद क्षत्रियता आजकल क्या लड़ाई हो रही है, कहाँ पर क्या डिस्कशन हो रहा है, क्रिटिकल रेस थ्योरी का क्या हो रहा है, उसके बारे में नहीं मालूम होगा, उनको प्रैक्टिकल बातें नहीं मालूम होंगी. सो परफेक्ट नॉलेज भी कई डिपार्टमेंट होंगे. तो एक बार मैंने एक गुरु के साथ, हमको सब गुरु अच्छे लगते हैं, आई लाइक गुरुज इन जनरल. तो इट्स नॉट कि एक गुरु है दूसरा, मेरे को सभी गुरु अच्छे लगते हैं, बिकॉज आई फील वो हमको सिखा रहे हैं. हर एक गुरु से जो कुछ भी आप सीख सकते हैं सीख लो, और उसके अलावा कोई और गुरु सिखा रहा है उससे भी सीख लो, ऐसी बात नहीं. तो ये एक गुरु थे, उनकी जो आश्रम था, तो वहाँ पर मैंने गुरु यूज्ड टू इनवाइट के डिस्कस करो, तो मैंने उनके साथ काफ़ी बहस करता था, जैसे अर्जुन कृष्ण से बहस करता है. हमारी संस्कृति में अलाउड है ऐसे डिस्कशन करना, तो मैं उनसे ऐसे बहस करता था, कई बार डिसएग्री भी करता था. तो उनके जो टॉप लोग थे डिसाइपल्स, तो दे वर वेरी एंग्री एट मी कि भाई ये क्या कह रहा है. तो उन्होंने एक बार काफ़ी कमेटी सी बनाई और मुझे काफ़ी उन्होंने डिनाउंस किया कि हाउ कैन यू से दिस टू आवर गुरु के ये डिस्कशन. तो मैंने फिर प्राइवेटली गुरु से अपॉइंटमेंट ली. मैंने उनको कहा बड़े रिस्पेक्ट से कि डू यू माइंड, इफ़ यू माइंड आई विल स्टॉप. यू से नो, यू कंटिन्यू, क्योंकि ये बात ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. इन लोगों को दे हैव ब्लाइंड फेथ, पर इनको थोड़ा समझना चाहिए. तो मैंने कहा देखिए, जो ये इनका कहना है कि हमारे गुरु हैं, ही इज़ द परफेक्ट इन एवरी रिस्पेक्ट, ही इज़ परफेक्ट, ही इज़ द बेस्ट इन एवरी रिस्पेक्ट, बट कैन यू स्कोर 100 सेंचुरीज लाइक तेंदुलकर? कहते नो. मैंने कहा कैन यू गो टू द ओलंपिक गेम्स एंड बी द फास्टेस्ट रनर एवर? कहते नो. मैंने कहा कैन यू बीट एवरीबडी इन चेस एंड बी द नंबर 1 चेस प्लेयर? ही सेड नो. मैंने कहा सो यू कैन नॉट से यू आर परफेक्ट इन एवरी रिस्पेक्ट. आपको ज्ञान आता है, आपको हमारी संस्कृति के बारे में पता है, आपको फिलॉसफी आती है, आपको वेद आते हैं, बट यू मे नॉट बी द बेस्ट इन मैथमेटिक्स और बेस्ट इन सिंगिंग और बेस्ट इन एवरीथिंग. सो दिस बिजनेस ऑफ परफेक्ट नॉलेज ये बहुत आइडियलिस्टिक है. आई डोंट थिंक दैट इज़ अ डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ एक्सपेक्टेशन. इतनी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई नहीं होनी सकती. एक क्वेश्चन ऊपर वालों का लेते हैं. My name is Chaitanya. As you said in morning, there should be Dharmashastras based on Vedas for modern India. But unfortunately, there is nothing like it still. Nor our gurus are willing to work for it. What should be our next step towards it? And what results you see of your work in next 20-25 years, India reaching 100 years of independence? बहुत बढ़िया. एक तो जो आप कह रहे हैं धर्मशास्त्र फॉर मॉडर्न भारत, ये एक प्रोजेक्ट होना चाहिए. हमको मिलकर ये करना चाहिए, हैं जी, हमको मिलकर ये प्रोजेक्ट करना चाहिए. वी शुड, आई वॉन्ट टू फाइंड पीपल, अदर पीपल, कोई यहाँ पर भी आप हों, कहीं भी हों, इंडिया में हो, कहाँ भी हों, जिनके साथ हम मिलकर जुड़कर एक प्रोजेक्ट निकालना चाहते हैं. धर्मशास्त्र फॉर मॉडर्न भारत ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस शुड बी कॉन्स्टिट्यूशन, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. अब हम ये कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज तो कर लेते हैं, पर वो कोई हमको पूछे अच्छा तो आपका क्या कॉन्स्टिट्यूशन का प्लान है, तो हम क्या कहेंगे? हमको होना चाहिए एक ड्राफ्ट कि ये हमारा, दिस इज़ आवर प्लान. तो हम उसके बारे में कुछ थिंकिंग कर रहे हैं. एंड आई एम ट्राइंग टू गेट हेल्प फ्रॉम लीगल पीपल ऑल्सो.
कुछ लीगल लोग हैं जिनके साथ हम मिलकर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। एक तो हम कर रहे हैं कंपैरिजन ऑफ 1931 का जो 1935 का जो है डॉक्यूमेंट और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, उनमें क्या कंपैरिजन है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ये हम कर रहे हैं। दूसरा हम कर रहे हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अभी है उसमें क्या कमियां हैं कंपेयर टू वैदिक, जो वैदिक थॉट है। हर एक जो मेन पॉइंट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का वो वैदिक थॉट से फेवरेबल है, नॉट फेवरेबल है, क्या कैसे है, ये हम करना चाहते हैं। तो ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, हम करना चाहते हैं। तो दूसरा पार्ट आपका क्वेश्चन का था व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ माय वर्क इन 25 ईयर्स। अब देखो, अभी मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 30 साल में जो कुछ भी हमने किया, जितना हम इम्पैक्ट चाहते थे वो नहीं हुआ, लेकिन इम्पैक्ट बहुत हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमने पहली बुक निकाली ब्रेकिंग इंडिया, तो उसमें हमने नंबर 1 प्रपोज़ल निकाली कि ये जितने भी फॉरेन फंडेड NGOs हैं, फॉरेन फंडिंग आती है क्रिश्चियनिटी की कन्वर्ट करने की, मार तोड़ की, लोगों को पिटाई करने की, ऑल काइंड ऑफ वायलेंस की आती है, तो ये FCRA जो लॉ है उसको चेंज कर देना चाहिए। तो काफ़ी देर लगी, लेकिन वो FCRA लॉ चेंज हो गया है। अब ये गवर्नमेंट इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोल ला रही है, तो आई एम हैप्पी कुछ इम्पैक्ट हुआ। दूसरा, ये जो बुक है बैटल फॉर संस्कृत, ये बुक हमने इसलिए निकाली क्योंकि जो आदि शंकरा के जो मठ हैं, उनमें से जो बहुत टॉप मठ है श्रृंगेरी मठ, उनका कोलैबोरेशन कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ हो गया था, MOU हो गई थी। और इंडियन जो बहुत हाई नेटवर्थ लोग हैं न्यूयॉर्क में, उन्होंने पैसा दिया था कि वहाँ पर चेयर शुरू करेंगे, एकेडमिक चेयर, और फिर बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी चेयर्स लगाएंगे। जो आदि शंकरा की चेयर्स होंगी, आदि शंकरा का वही सिखाएंगे। और वो लोग मार्क्सिस्ट थे जिनको ये चेयर दे रहे थे, उससे तो हमारा बहुत ही प्रॉब्लम होना था। आदि शंकरा की सारी जो हिस्ट्री है गलत होनी थी, फिलॉसफी गलत होनी थी, उनका जो इंटरप्रिटेशन है वो बिल्कुल मार्क्सिस्ट हो जाना था। तो इसीलिए हमने एक पुस्तक निकली, और ये 400-500 पेज की पुस्तक है। इसके कारण, इसके द्वारा हमने श्रृंगेरी के शंकराचार्य को कन्विंस कर दिया कि ये जो MOU है इसको कैंसिल कर दो। उन्होंने, काफ़ी लोगों ने हमारे को गालियाँ दी, कितने लोगों ने हमको अटैक किया, लेकिन शंकराचार्य ने हमको सपोर्ट करके ये कैंसिल कर दिया। ये भी हमारा इम्पैक्ट हो गया। और फिर हमने वो निकाली एक संस्कृत नॉन ट्रांसलेटेबल्स, मतलब जो संस्कृत के कई ऐसे वर्ड्स हैं जो ट्रांसलेट हो ही नहीं सकते। जैसे मैंने सुबह कहा कि ये शक्ति को आप इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी तो नहीं कह सकते, क्योंकि शक्ति में एनर्जी है, इंटेलिजेंस भी है, कॉन्शियस भी है। शक्ति इज़ अ पर्सन है, पर्सनैलिटी है शक्ति की। वो इलेक्ट्रिसिटी में तो नहीं है ना, बिजली में या एनर्जी में तो कोई पर्सनैलिटी नहीं है, उसमें कोई लाइफ नहीं है। शक्ति तो लाइफ है। सो आप शक्ति को ऐसे ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए। आप ये प्राण को ब्रेथ नहीं कहना चाहिए। प्राण में ब्रेथ भी है, पर प्राण में बहुत कुछ और भी है। ब्रेथ है ये, अब ये जो प्राणायाम है, ये ब्रेथ के कारण, ब्रेथ के द्वारा, ब्रेथ इज लाइक अ स्टीयरिंग व्हील। जो स्टीयरिंग व्हील है वो व्हील्स को चेंज करता है, कंट्रोल करता है, पर स्टीयरिंग व्हील उसको कंट्रोल करता है, पर वो जो मैकेनिज्म है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म जो स्टीयरिंग कंट्रोल करता है। जो ब्रेथ है वो प्राण को कंट्रोल करती है, पर प्राण एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, प्राण में बहुत कुछ है। तो आप ये जो, यदि आप कहें कि प्राणायाम तो ब्रीदिंग हो गया सिर्फ, तो वो तो आप मशीन से भी ब्रीदिंग करवा सकते हैं। जो हार्ट लंग मशीन है जो पेशेंट में लगाते हैं, वो तो ब्रीदिंग करती है। लेकिन जो ब्रीदिंग कर रही है मशीन, वो तो एनलाइटनमेंट, वो तो मोक्ष नहीं, उसको तो मोक्ष नहीं आता ना। वो तो मोक्ष नहीं प्राप्त करती कि भी मैंने प्राणायाम कर लिया तो मैं भी मोक्ष हो गया मेरा। वो तो, उसको तो मोक्ष नहीं आएगा ना। तो प्राण को आप ब्रेथ नहीं कह सकते। प्राण बहुत ज़्यादा चीज़ें, उसमें ब्रेथ एक ही पार्ट है। जैसे अब लिंगम है, अब लिंगम को भी ट्रांसलेट किया हुआ है। लिंगम के कई मीनिंग्स हैं। ये जो संस्कृत के वर्ड्स हैं, एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। एक कॉन्टेक्स्ट में उसका ये मीनिंग है, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ये मीनिंग, तीसरे में ये मीनिंग, कई तरह के मीनिंग होते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो ये जो हमने बुक निकाली है संस्कृत नॉन ट्रांसलेटेबल्स, अब इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि एक तो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, वो अब इसी बुक का ट्रांसलेट करिए ताकि जो हमारे संस्कृत स्कॉलर्स हैं वो भी समझें। गुरुज को कई गुरुज के जो अपने उनके डिसाइपल्स हैं, उन्होंने अपने गुरु को कहा है कि प्लीज स्टॉप सेइंग सोल फॉर आत्मा, प्लीज स्टॉप सेइंग दैट। कई लोगों ने अब कहा है कि डोंट से आइडल, जो हमारी मूर्ति है वो आइडल नहीं है।
आइडल जो वर्ड है वो पेगन्स के ऊपर लगाया गया था, क्योंकि वो पत्थर की पूजा कर रहे थे। हम जिसकी पूजा कर रहे हैं पत्थर नहीं है, उसमें देवता बैठा हुआ है, वो देवता की देवता है, देवता का रूप है। हम पूजा रूप का नहीं कर रहे, देवता का कर रहे हैं। जैसे आपकी फ़ोटो खड़ी पीछे है और आपके जो आपकी किसी भी कंट्री का जो साइन होता है, लोगो होता है, तो जब हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, झंडा होता है, फ्लैग होता है, तो हम ये कपड़े को नहीं रिस्पेक्ट कर रहे, इस कपड़े का झंडा बना हुआ है। हम जो उस कपड़े के पीछे है, जो उस पिक्चर के जो सिंबलाइज कर रहा है, जो बैठा हुआ है उसके अंदर, जो कॉन्शियसनेस है, वो उसको कर रहे हैं। तो ये आइडल नहीं होता, ये मूर्ति अलग चीज़ है। उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो उसमें देवता आता है, देवता रहता है। तो हम उसको आइडल कहेंगे, उसको हम तो उसको मार दिया, उसको ऐसे पत्थर बना दिया। तो ये इसलिए अब ये जो एक बुक है संस्कृत नॉन ट्रांसलेटेबल का, ये 2 साल पुरानी है, पर इसके बारे में हमने बीइंग डिफरेंट में भी एक पूरा चैप्टर था संस्कृत नॉन ट्रांसलेटेबल्स, तो इसका बहुत इम्पैक्ट हो गया है। अब ये संस्कृत के टीचर्स है, अब कोई भी ऐसे बात करे, ऐसी ट्रांसलेट करे, बहुत लोग हैं जो कहते हैं ये ट्रांसलेट नहीं होना चाहिए, ये तो गलत ट्रांसलेट कर रहे हैं, ये डिस्टॉर्शन है। तो इस तरह से हर एक पुस्तक जो हमने निकाली है उसका स्ट्रैटेजी है। अब ये जो बैटल फॉर IITs है, अब इसका इम्पैक्ट ये है हो रहा है, ऑलरेडी ये तो 2 हफ्ते पुरानी बुक है, इसका इम्पैक्ट हो रहा है कि अब IITs में जागृति आ रही है। IIT वाले अब अपने स्टूडेंट्स को सिखाएंगे कि आप जाओगे, आपको नौकरी करनी है, तो आपके बारे में ये बोला जाएगा, तो उसका क्या जवाब होना चाहिए, इसमें टूल किट है। तो ये इस तरह से हम टूल किट निकाल रहे हैं। और ये जो है 10 हेड्स ऑफ रावण, इसका मतलब ये जो 10 लोग हैं जो आपके UPSC में इनको बारे में पढ़ाया जाता है, अब हमारे जो नौजवान अपने इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय, उन्होंने इनको जवाब दे दिया है, तो अब इनको कुछ दे हैव टू पे अटेंशन। वो इग्नोर तो नहीं कर पाएंगे ना, उनको कभी ना कभी तो जवाब देना पड़ेगा ना, उनको कभी ना कभी तो मानना पड़ेगा कि ये बात हो चुकी है। आपके जैसे स्कॉलर्स हैं, आप कहेंगे, उनको मिलेंगे, कहेंगे जी आपके बारे में ये लिखा है, आपका क्या इरादा है, क्या कह रहे हैं आप, कुछ तो लोग पूछेंगे ना। तो इम्पैक्ट ऐसे बहुत हो चुका है, लेकिन हमको चाहिए और भी इम्पैक्ट। तो इसके लिए 20 और पुस्तकें, 20 मोर बुक्स आई हैव टू राइट। अब हमारी एज है 72, पर हमको 20 और बुक्स लिखनी है, जो हम शुरू कर चुके हैं, जिसको हम ड्राफ्ट कर चुके हैं, कई 10, 15, 20 साल से लिख रहे हैं। उनकी रिसर्च पूरी हो चुकी है, और हमने हर साल 3-4 और बुक्स को निकालना है, ताकि हमको अपना पूरा 20 और 20 मोर वॉल्यूम जो निकालने है वो हम कर सकें। Namaste sir, I am Pranjal Bodke. Sir, there are many right-wing organizations working today, and as far as I know, I personally think that they are building India forces. But the disappointing fact is that many our own people keep criticizing the work of such organizations on basis of some minor flaws that any organization has, and one of which includes mainly casteism. So the biggest criticism being that RSS is only about Brahmins. So sir, my question to you is that what are your thoughts on the work of right-wing organizations, and according to you, are they really making India or building India forces? So पहले तो मैं राइट विंग नहीं यूज़ करता वर्ड, लेफ्ट विंग राइट विंग मैं यूज़ करता ही नहीं। ये लेफ्ट विंग राइट विंग का पता है आपकी क्या हिस्ट्री है, आपको मालूम होगा। एक तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ, तो एक तो वहाँ रिवर के जो लेफ़्ट बैंक है उसमें ऐसे लोग थे काफ़ी जो ये आइडियाज़ वाले थे, तो उसमें बिकेम कि भी ये लेफ़्ट बैंक के व्यूज़ हैं, तो वो लेफ़्ट विंग हो गया। दूसरी बात यह है कि जो पार्लियामेंट बिल्डिंग थी, पहले तो सिर्फ जो लॉर्ड्स थे, लैंड लॉर्ड्स थे, उनके वही पार्लियामेंट में होते थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो किसान हैं वो भी इलेक्ट हो सकते थे, उनको भी इलेक्ट किया जा सकता था। तो पार्लियामेंट में कुछ लोग थे जो गरीब लोग थे जो इलेक्ट हो गए, पेजेंट, और जो कुछ थे बड़े अमीर थे। अब जो अमीर थे वहाँ नहाने की आदत नहीं थी, बदबू को बचाने के लिए वो कोलोन यूज़ करते थे, परफ्यूम यूज़ करते थे, वो बहुत महंगा था फ्रांस में। फ्रांस वालों ने कोलोन निकाला। ये फ्रेंच इंडस्ट्री अभी तक जितने भी परफ्यूम है सब फ्रेंच ही है ना। ये पुराने ज़माने में, मतलब 1800 में उन्होंने कोलोन निकाला, क्योंकि जो ये बहुत महंगी चीज़ थी, जो बहुत अमीर लोग थे वही लगाते थे, गरीबों के पास कोलोन नहीं था।
तो अमीर लोग जो थे वो आपस में कलोन के साथ लगा कर बैठते थे, नहाता तो कोई था नहीं। तो जो अमीर लोग थे ना, वो ये गरीबों के पास नहीं बैठना चाहते थे कि इनसे बदबू आएगी, तो वो एक तरफ बैठते थे और जो गरीब लोग थे पार्लियामेंट में दूसरी तरफ बैठते थे। एक दूसरे का नाम तो जानते नहीं थे, तो दे वुड से अपनी फ्रेंच में कि दैट जेंटलमैन फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द आइल सेइंग दिस, मैं जवाब दे रहा हूँ, तो वो जवाब देता था जेंटलमैन फ्रॉम द राइट ऑफ द आइल सेइंग दिस, मैं जवाब दे रहा हूँ। तो दे प्रेस स्टार्टेड राइटिंग देम एज लेफ्ट विंग, राइट विंग। तो मेरे को एक बार ये कॉन्फ्रेंस हुई सॉल्ट लेक सिटी में, तो वहाँ पर चीफ गेस्ट था शबाना आज़मी, चीफ गेस्ट 20 years ago। एंड वहाँ पर मैंने ऐसे अपनी बात की, काफ़ी कुछ कहा। तो मेरे को ये इन लोगों को दे कांट थिंक मच, लेकिन उनको ये पता है कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन का है, ये ठीक है कि गलत है, उसके मुताबिक उस पहले वो पहचानेंगे कि तू किस ऑर्गेनाइज, कौन सी कास्ट का है, कोई लेफ्ट विंग है, राइट विंग है, कौन सा किस तरह का है, फिर पहचानेंगे। तो मैं, शबाना आज़मी और मैं बैठे थे और सब वाइट लोग ही थे, 5-6 इंडियन थे, बाकी 2-4 लोग वाइट ही थे। कुछ कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन के बारे में बात हो रही थी, और वो हमारी एक बुक है बियॉन्ड कॉलोनाइजेशन, पैलग्रेव मैकमिलन ने छापी थी इंग्लैंड में। उसमें मेरा एक बहुत बड़ा 50 पेज का चैप्टर है मेरा, मैं आपको बता सकता हूँ रेफरेंस। तो आफ्टर दिस टॉक बाय मी, तो शबाना आज़मी डिस्कस कर रही थी, उसको खास, शी वॉज ऑल्सो सरप्राइज। तो शी लुक्ड एट मी एंड सेड, आप लेफ्ट विंग हो कि राइट विंग हो? तो मैंने उसको हिंदी में सारा किस्सा सुनाया और मैंने उनको कहा कि मैं तो नहा के आता हूँ। आई डोंट हैव टू हैव दिस प्रॉब्लम कि मैंने कलोन डाला है, आपने कलोन डाला है, मेरे को कुछ नहीं मालूम, पता नहीं, आई थिंक आप ही नहा के आए होंगे। तो वो जो द इंडियन फेलो, ही वॉज डूइंग दिस वर्कशॉप, he got very angry कि शबाना आज़मी, we gave her $20,000 gift, this honorarium and first class fare to come here, आपने उसको ये कह दिया, like that। So basically हमारी ट्रेडिशन है, हम नहाते हैं, हमको ना कलोन वाले ना बिना कलोन वाले को में अंतर है। वी आर नॉट लेफ्ट विंग और राइट विंग, ऐसी बात। नाउ पुटिंग जोक्स असाइड, इफ़ यू रियली थिंक सीरियसली, जो लेफ्ट विंग है उसके और जो कंजर्वेटिव है अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में, कंजर्वेटिव कैन बी रिलीजियस कंजर्वेटिव, सोशल कंजर्वेटिव, रेशियल कंजर्वेटिव, उसके कई तरह के मीनिंग होते हैं। जो लिबरल है, जो रिलीजियसली लिबरल है, वो कहता है कि हम सब रिलीजन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो भी रिलीजन्स हैं, ही इज एक्सेप्टिंग रिलीजन्स, रिलीजियस डाइवर्सिटी में बिलीव करता है। जो इकोनॉमिक लिबरल है, वो इकोनॉमिक लिबरलिज्म, इकोनॉमिक सिस्टम को लिबरल बनाना चाहता है। जो सोशली लिबरल है, वो ही इज़ इनटू के भी जो गरीब इमिग्रेंट्स हैं मेक्सिको में, उनको भी आने दो, इमिग्रेशन पॉलिसी लिबरल होनी चाहिए उनके लिए। जो रेशियली लिबरल है, ही सेज कि चलो ब्लैक्स का ज़्यादा खास होना चाहिए। सो लिबरलिज्म के कई तरह के लोग होते हैं और कई तरह के होते हैं कंजर्वेटिव्स। You can be a conservative in economic conservative but not religious conservative, or religious conservative and not social conservative. So ये जो left wing है ये पैकेज है और जो right wing है ये पैकेज है। मेरे को पैकेज से नहीं मालूम। I want something from this package and something from that package. I want to think for myself. मैं ना लेफ्ट विंग हूँ ना राइट विंग हूँ। मैं आपसे जो भी एक एक इशू पर, एक एक पॉइंट पर मैं अपना डिसीजन अलग लेना चाहता हूँ। सो आई डोंट वांट टू बिलोंग टू अ कैंप, क्योंकि मैं एक कैंप में ज्वाइन हो गया तो फिर मेरी फ्रीडम ऑफ थिंकिंग नहीं रही, तो फिर जो भी वो कहेंगे मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। तो दिस इज़ वाई आई डोंट लाइक टू बी कॉल्ड राइट विंग। नाउ योर क्वेश्चन इज, जो लोग अपने आप को राइट विंग कहते हैं, ठीक काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, आई एम श्योर दे आर डूइंग लॉट ऑफ गुड वर्क, आई एम श्योर, बट आई फील कि many of these organizations are one man show or also like a hobby, कुछ और काम है बट ये भी कर रहे हैं, तो डीप नहीं कर रहे, इतना डीप स्कॉलरशिप नहीं है उनका। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपस में मिलके कोलैबोरेट नहीं कर रहे। एक आदमी कोई नई बुक निकालता है
तो 50 लोग उसी को कॉपी करके ले जाते हैं कि भाई मैंने किया। कोई कॉलोनाइजेशन के ऊपर जिसने 30 साल काम किया हो, तो जो कोई कहे भी मैं उसको डी कॉलोनियलिटी कहकर अपना सारा कुछ अपना ले लूँगा, दिस इज़ नॉट राइट। दे हैव टू डू मोर वर्क, अपनी तरफ से ओरिजिनल काम करना है, दूसरे से कॉपी करके नया नाम लगा के नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये हमारे जो सो कॉल्ड राइट विंग है ना, इनके ऊपर कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो सबको कंट्रोल करे, सबको गाइडेंस दे, सपोर्ट दे, कोई ट्रबल में हो जाए उसको लीगल चाहिए हेल्प, लीगल हेल्प दे, उसको फंडिंग दे, उसको पब्लिक रिलेशंस में लाए, आपस में सोशल मीडिया में ऑर्गेनाइज करे। जो लेफ्ट विंग वाले लोग कहलाते हैं आपस में बहुत उनको कोऑर्डिनेटेड है, उनकी इकोसिस्टम बहुत सॉलिड है। कभी एक के साथ लड़ाई होगी तो अगले दिन 200 लोग आ जाएंगे आपके पीछे, एकदम उनके पिटीशन में 200 लोग, 400 लोग, 2000 लोग साइन कर देंगे। हमारे ये ऐसे है कि किसी का प्रॉब्लम हो जाए तो वो अकेला रहेगा, उसके हेल्प में नहीं आएंगे लोग। तो ये हमारे प्रॉब्लम है। राइट विंग वाले जिनको आप राइट विंग कह रहे हैं, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करके आपस में मिलके ज़्यादा काम करना चाहिए। Good evening, sir. Now that you have been talking about multiple things, the resources that you are saying are larger on the other side. That is a trouble. The money is larger on the other side. So this is probably a pessimistic stand that we have. So can we have something to counter that? That's one. Secondly is that you have a good oration and debating skills. How do we inculcate those things? Because we don't know whom to improve those skills upon with. So can we have an ecosystem in which probably Chanakya Mandal is doing that for a community, but for us as an individual, how do we learn those skills to fight them better? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किए। ये जो डिबेटिंग स्किल की बात है, यू नो, जो पहले हमारा सिस्टम था जहाँ पर हम लोग तैयार करते थे अपने स्कॉलर्स को, अपने इंटेलेक्चुअल्स को, तो वहाँ पर पूर्व पक्ष का सिस्टम ये था कि सपोज़ आपने ये ज्वाइन किया एकेडमी, तो आपको डिबेट करना है मुस्लिम्स के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, मार्क्सिस्ट के साथ, सेकुलरिस्ट के साथ, हर एक के साथ डिबेट करना है। तो पहले आपको उनको समझना पड़ेगा। तो यू हैव टू फर्स्ट लर्न टू आर्ग्यू योर केस एज ए क्रिश्चियन, यू शुड लर्न, देन ओनली यू कैन आर्ग्यू अगेंस्ट इट। मतलब पहले आपको जो क्रिश्चियन लोगों का, जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, जो उनका आर्ग्यूमेंट है कि कन्वर्जन इज़ गुड, कन्वर्जन क्यों अच्छी है, कन्वर्जन अच्छा फ़ायदा लाती है लोगों को, पहले आपको वो सीखना पड़ेगा। सारा कुछ जो कह रहे हैं सीखना पड़ेगा। और आपको जो हिंदू टीम है उसके अगेंस्ट डिबेट करनी पड़ेगी एज ए क्रिश्चियन। आपको जब आप एज ए क्रिश्चियन उनके साथ डिबेट करेंगे और इतने ज़ोर से डिबेट करेंगे कि जो क्रिश्चियन कहेगा वैसा ही आप ही कह सकते हैं, उतनी ज़ोर से क्लैरिटी से आप भी कह सकते हैं। जब आप वो वहाँ पर पहुँचेंगे तब आपको हक होगा टू आर्ग्यू अगेंस्ट देम। ये दिस इज़ वेरी ब्रिलियंट। मतलब यू हैव टू लर्न टू बी इन द अदर साइड कि वो कैसे सोच रहे हैं। यू हैव टू बी इन देयर शूज़, इन देयर स्किन, वो कैसे विचार हैं, क्या वो सोच रहे हैं, क्या आर्ग्यूमेंट करेंगे। चाहे आप खालिस्तानी की, सेम थिंग, यू हैव टू लर्न टू थिंक लाइक द खालिस्तानी, you have to learn to think like the people who are the against India, जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस हैं। आपको उनके विचारों में इतना डिटेल में जाना है कि दे विल बी इम्प्रेस कि ये जानता है हमको, ये जानता है, ही नोज अस। until you have mastered their thinking, you will not be allowed to argue against. ये स्टैंडर्ड था हमारे पूर्व पक्ष एकेडमी। अब हम ये लाना चाहते हैं। तो हम ये लाना चाहते हैं कि टीम्स बनेंगी। यू विल बी खालिस्तानी टीम, एक बनेगी इस्लामिक रेडिकल टीम, एक बनेगी क्रिश्चियन मिशनरी टीम, एक बनेगी माओइस्ट टीम, एक बनेगी दलित टीम, एक बनेगी हिंदू सेक्युलर हिंदू मिक्सड अप टीम, एक बनेगी ब्राह्मण टीम। तो आपको यू हैव टू मास्टर एवरी टीम, यू हैव टू जॉइन एवरी टीम एंड लर्न हाउ टू आर्ग्यू फॉर देम। देन यू लर्न हाउ टू, देन यू कैन मास्टर कि जब आप कहीं भी हो, कोई भी हो, कैसे भी बोले, एक तो आपको पहचान होगी कि ये क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कहाँ से आई इसकी बात, ये कहाँ से इसके विचार कैसे आए। यू विल नो मे बी मोर देन ही डज। आई कैन आर्ग्यू व्हेन आई एम आर्ग्यूइंग विद क्रिश्चियंस, जूस पीपल, मार्क्सिस्ट पीपल, वेस्टर्न फिलोसफी पीपल,
They are impressed कि he knows so much about our tradition. You see, then I can argue against them. तो फिर वो रह जाते हैं, फिर वो नहीं कर सकते. Because I can tell them, जैसे सुबह आप कह रहे थे कि देखो मैंने आपकी मार्क्सिज्म पढ़ी हुई है, आपने मेरे वेद पढ़े हैं, वो चुप रह जाते हैं, हार जाते हैं. तो दिस यू हैव टू बी विलिंग टू डू. इसके लिए मेहनत का कोई और इलाज नहीं है. ये आप आलस से तमस से नहीं कर सकते. दिस इज माई प्रॉब्लम विद मैनी ऑफ द पीपल हु कॉल राइट विंगर्स. वो जल्दी जल्दी फटाफट वो उन्होंने अपनी वीडियो लगा दिया है और खूब बोलते हैं, ये वो करते हैं, बट दे डू नॉट हैव गहराई की, उनकी इतनी डेप्थ नहीं होती. थैंक यू जी.